हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो आज की क्लास में हम केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक चैप्टर मतलब केमिस्ट्री का जो सबसे मेन बेसिक है वो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान को समझने के लिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी जाके आपको बाकी चैप्टर में मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, जो आपको एनसीईआरटी में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलेंगे मोल अवधारणा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मोल अवधारणा। ठीक है, और क्या बोला जाता है इंग्लिश में इसको? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। तो देखो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर मोल क्या होता है, मोल का मतलब क्या होता है। तो देखो पहले तो बेटा जब भी हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम किसी भी चीज़ को या किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को मेजर करते हैं, मतलब ज्ञात करते हैं, या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी आपको पता करनी होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रसायन विज्ञान में हम परमाणु अणु की बात करेंगे। परमाणु अणु के अंदर क्या होता है, जैसे आपको पता होगा परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये बहुत ही सूक्ष्मतम होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि जो परमाणु होता है, परमाणु क्या होता है? परमाणु वह सूक्ष्मतम कण, मतलब बहुत छोटे से छोटा कण जिसको हम और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब इतने छोटे कणों का अगर हमें नंबर ज्ञात करना हो, या उनका द्रव्यमान ज्ञात करना हो, या उनका आवेश ज्ञात करना हो, या उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी हो, तो ये ज्ञात करने के लिए हमें बेटा यहाँ पर एक इकाई यूनिट की आवश्यकता होती है। जैसे हम नॉर्मली मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर हम किलोग्राम, ग्राम या ml या लीटर में बात करते हैं कि हमें इतना लीटर ये चाहिए। वैसे अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में जब हम किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान या उसका मतलब कुछ भी उसके बारे में आपको ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोल की बात करनी पड़ेगी। तो अब जैसे मैंने बोला मोल की बात क्यों करता है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें ये समझना है कि मोल क्या होता है। तो देखो इसको मैं बिल्कुल बेसिक से बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। मोल का मतलब क्या होता है? 12 ग्राम C12 समस्थानिक। समस्थानिक क्या आ गया यहाँ पर लिख लेता हूँ, कार्बन का। जैसे मैंने C12 आ गया तो C का मतलब कार्बन है, C12 कार्बन, C12 यहाँ लिखता हूँ फिर भी C12 समस्थानिक। ठीक है, C का मतलब कार्बन होगी ना वहाँ पर, C12 समस्थानिक। ध्यान से देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि आपके पास 12 ग्राम, 12 ग्राम, आपके पास 12 ग्राम क्या है? C12। देखो कार्बन का हमने यहाँ पर C12 ही क्यों लिया? पहले तो आप समस्थानिक का मतलब समझते होंगे, किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा अवस्था में पाया जाना, अलग अलग अवस्था में मिलना। जैसे कार्बन होता है तो कार्बन में आपको पता होगा शायद यहाँ पर C12 होता है, C13 होता है, C14 होता है। वैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 1H1, 1H2, 1H3, जिनको हम समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक का थोड़ा सा आइडिया आपको पता होगा, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? समान होता है, बट द्रव्यमान संख्या ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये अभी आपको समझ में आएगा। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है, बट आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो बेटा समस्थानिक क्या होता है? ठीक है ना, किसी भी पदार्थ का अलग अलग अवस्था में मिलना। तो वैसे जो कार्बन होता है, कार्बन में C12 भी होता है, C13 होता है, C14 होता है। हमें यहाँ पर किसकी बात करनी है? C12 की बात करनी है। ठीक है, ये जो IUPAC सिस्टम है उन्होंने फिक्स कर रखा है कि आपको C12 लेना है, मतलब इसी के, इसको मानक मान के चल रहे हैं हम, इसी के रेस्पेक्ट में हम मोल की गणना करने वाले हैं। तो हमने क्या किया बेटा? 12 ग्राम C12 समस्थानिक लिया, मतलब कार्बन का C12 समस्थानिक। अब हमने क्या किया? इस 12 ग्राम को एक कार्बन के बाहर से डिवाइड किया, एक कार्बन परमाणु का भाग। इससे हमने क्या किया बेटा? इस 12 ग्राम कार्बन को भाग लगाया एक कार्बन के परमाणु से। तो आप मुझे बताओ इससे हमें क्या मिलेगा? आपके पास 12 ग्राम है, 12 ग्राम को मैंने एक कार्बन का जो भार है उससे क्या कर रहा हूँ? भाग लगा रहा हूँ। तो भाग लगाने के बाद बेटा आपको यहाँ पर इसमें 12 ग्राम में कार्बन परमाणु की संख्या मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। आपके पास टोटल 12 ग्राम है, ठीक है, और मैंने आपको एक कार्बन परमाणु को भार दे दिया। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ एक कार्बन परमाणु को भार क्या होता है। आपको इसे चाहो तो आप याद रख सकते हो, एक कार्बन
परमाणु का भार, क्योंकि ये ज्ञात किया जाता है, एक कार्बन परमाणु का भार ये होता है 1.99 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है, 10⁻⁻23, ठीक है, 10⁻⁻23 ग्राम ये होता है एक कार्बन परमाणु का क्या होता है, ये द्रव्यमान होता है, ये भार, ठीक है। ये हमने कैसे ज्ञात किया, ये आपको मैं थोड़ा सा आइडिया, आपको ध्यान रह जाए ज्ञात कैसे किया हमने। तो बेटा हमारे पास एक डिवाइस होती है मास स्पेक्ट्रोमीटर, मैं बोल रहा हूँ बेटा, आप इसको नोट करके लिख सकते हो, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस की मदद से हमने क्या किया, एक कार्बन परमाणु का भार ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो वो कितना मिला हमें, 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर इसको आप नोट कर सकते हो। अब मैं इस वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, एक कार्बन परमाणु का भार कितना हो गया, इसको आप चाहो तो याद भी रख सकते हो। देखो ये था आपके पास 12 ग्राम टोटल कार्बन, कार्बन में भी कौन सा लेना आपको, C12 वाला लेना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, एक कार्बन परमाणु के भार से भाग देना है, ठीक है। ये भी ग्राम, ये भी किस में था आपके पास, ग्राम में। जैसे आप इसे भाग दोगे तो बेटा पहले सिंपली देखो, आप 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻+3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जो 12 ग्राम है इसको 1.99 से आप क्या करोगे, ऐसे भाग लगाओगे, ठीक है। तो भाग लगाने के बाद आपको ये मिलता है, ये आपको मिल जाएगा 6.023, एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू बेटा, जो नंबर आ रहा है, इसी नंबर को हम बोलते हैं मोल। ये नंबर क्या होता है, मोल होता है। इसको हम शॉर्टकट या सिंपल फॉर्म में लिखना चाहिए, इसको Na बोलते हैं। Na का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर, मतलब जिसने हमें इसके बारे में बताया उसका नाम है, इसको हिंदी में बोलेंगे आवोगाद्रो संख्या। हिंदी में क्या बोला जाता है इसे, आवोगाद्रो संख्या। तो एक मोल का मतलब जो एक मोल होता है वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। एक मोल का मतलब क्या होता है बेटा, मैं एक बार फिर सिंपल लिखता हूं इसको सिंपली। एक मोल का मतलब 6.02 गुणा 10⁻⁻23, ठीक है। जो भी आप, जैसे मैंने यहाँ पर बोला एक मोल परमाणु, तो पीछे यहाँ पे परमाणु बोलेंगे हम। एक मोल अगर आपने कार्बन बोला, कार्बन परमाणु, तो कार्बन परमाणु बोल दोगे आप। और अगर आपने एक मोल क्या बोला, प्रोटॉन, मतलब एक मोल के आगे जो भी आएगा। मोल का मतलब सिंपल सा ये नंबर है, मोल क्या होता है, एक संख्या होती है, और वो क्या होती है 6.02 10⁻⁻23, ठीक है। इसी को आप लगभग ऐसे भी लिख सकते हो, 6 गुणा 10⁻23, ठीक है। ये बेटा माइनस का ध्यान रखना, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 10⁻³ कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। तो एक मोल का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको आप थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहो तो 1 मोल को हम क्या बोलेंगे, 1 मोल वह संख्या होती है, या फिर मोल वह संख्या होती है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में, मतलब C12 के 12 ग्राम में उपस्थित, 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या होती है। मतलब 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन परमाणु होते हैं उसी को हमने क्या बोला बेटा, उसको क्या बोला हमने, 1 मोल, ठीक है। तो मोल का मतलब आपको समझ में आ गया, मोल का मतलब क्या होता है, मोल एक नंबर होता है, मोल क्या होती है, एक संख्या होती है, और वो संख्या कितनी होती है, 6.02 × 10⁻23, ठीक है। तो बेटा अब हम जब भी केमिस्ट्री में किसी भी पदार्थ का मात्रा या द्रव्यमान या उसका प्रोटॉन कुछ भी हमें ज्ञात करना हो, मतलब जो भी हम यहाँ पर मेजर करेंगे वहां पर हमेशा मोल की बात करेंगे, क्योंकि बेटा वो बहुत छोटा सा कण होता है। इसीलिए मोल का मतलब आप देख पा रहे हो, मोल का मतलब बेटा इतना बड़ा नंबर होता है। हम इतने सारे पार्टिकल लेके चलेंगे तभी जाके हम उनके बारे में कुछ ना कुछ बता पाएंगे, क्योंकि एक जो पार्टिकल होगा बेटा उसको हम देख ही नहीं सकते, उसको देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इतने सारे पार्टिकल, इतने सारे कण लेके चलेंगे, तभी हम उनके द्रव्यमान की बात करेंगे। इतने सारे कण रहेंगे तभी हम उनका द्रव्यमान ज्ञात कर पाएंगे। एक कण का द्रव्यमान ज्ञात करना बेटा हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। बट हमने अभी, मैंने आपको बताया ना, एक कार्बन परमाणु का भार हमने निकाला, किससे निकाला, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। तो बेटा ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि एक परमाणु को हम देख ही नहीं सकते। तो बेटा अभी आपको देखो इतना क्लियर हो गया होगा, 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल एक संख्या होती है, और वो क्या होती है, 6.023 × 10⁻23, ठीक है। इसी संख्या को हमने क्या नाम दिया, आवोगाद्रो संख्या, क्योंकि इसके बारे में बताने वाला कौन है बेटा, आवोगाद्रो, ठीक है। तो अब हम आगे ये समझते हैं कि जो मोल होता है, मोल की गणना कैसे करते हैं, किसी भी पदार्थ के अंदर मोल कैसे पता करेंगे।
तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं मोल की गणना। मोल की गणना कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो मोल की गणना करने के लिए बेटा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट तो एक तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर ग्राम परमाणु मिल जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्राम परमाणु, या फिर आपको क्या मिल जाए, ग्राम अणु, मतलब कभी भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए जैसे 5 ग्राम परमाणु है या 5 ग्राम अणु है, या फिर आपसे बोल दिया जाए ग्राम आयन। जब भी आपको क्वेश्चन में बेटा ये लिखा हुआ मिल जाए तो बेटा इन सभी का मतलब होता है मोल, मतलब वो आपसे मोल की बात करना चाह रहा है। जैसे मैंने आपसे बोला फॉर एग्जाम्पल, साथ के साथ हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 5 ग्राम अणु, 5 ग्राम, ये पूरा ही लिख दूं मैं यहाँ पर, सुक्रोज के 5 ग्राम अणु। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इसको पूरा लिखता हूं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, मैंने बोला आपसे सुक्रोज, सुक्रोज समझ रहे हो आप, शर्करा, चाहो तो इसका फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पर C12H22O11, शर्करा शुगर जो होती है। सुक्रोज के 5 ग्राम परमाणु, परमाणु की जगह बेटा मैं अणु लिख रहा हूं पर, क्योंकि ये सुक्रोज क्या होता है, अणु है ना सुक्रोज, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा परमाणु आ रहे हैं तो अणु होता है। तो 5 ग्राम अणु बेटा, ये 5 ग्राम अणु जो मैंने लिखा है, 5 ग्राम अणु का मतलब क्या है बेटा, ये इसको आप देखो ध्यान से। 5 ग्राम अणु का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर 5 ग्राम अणु का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास 5 मोल क्या है, सुक्रोज। मैंने आपको बताया ना, ग्राम अणु आ जाए या फिर ग्राम परमाणु आ जाए, इनका मतलब मोल होता है। ये जो आपके पास ग्राम परमाणु है, इसका मतलब क्या है, परमाणु के मोल, मतलब वो परमाणु के मोल की बात कर रहा है। वैसे ग्राम अणु का मतलब क्या होता है, परमाणु अणु के मोल। ग्राम आयन का मतलब क्या होता है, परमाणु के मोल। तो ये आपको ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन में कभी भी ऐसे आ जाए 5 ग्राम अणु, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 मोल सुक्रोज, वो सुक्रोज के 5 मोल की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद बेटा सेकंड मेथड हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम मोल की गणना कर सकते हैं। तो देखो बेटा मैं यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले मोल को एक तो हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल एन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर मोल। मोल जब भी आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान, आपको जिस पदार्थ का या जिस यौगिक का या जिस तत्व का आपको मोल ज्ञात करना है, उसका द्रव्यमान को कहाँ लिखना है, आपको ऊपर, और नीचे आपको क्या करना है, उसके एक अणु के द्रव्यमान से आपको भाग लगाना है। मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान, एक अणु का ये इसको मोलर द्रव्यमान लिखता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। मोलर का मतलब क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे हम। मोलर द्रव्यमान बोल दो, मोलर भार बोल दो आप, ठीक है। इसको चाहो तो मैं यही आपको थोड़ा सा बता दूं, मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मतलब आप वहां पर 1 मोल अणु या परमाणु के द्रव्यमान की बात करने वाले हो आप यहाँ पर, ठीक है ना। मोलर का मतलब, ये मोलर जब वर्ड आ जाए बेटा तो इसका मतलब Na होता है। Na परमाणु की अगर आप बात करें तो परमाणु, और यहाँ पे मैं कण लिख रहा हूं बस, Na कणों का द्रव्यमान, सिंपल सा लिख रहा हूं। कण का मतलब परमाणु अणु जो भी है, Na कणों का द्रव्यमान। तो जब भी, जैसे मैं एक क्वेश्चन ही कराता हूँ बेटा, इसमें साथ के साथ हम क्वेश्चन भी देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास। तो देखो ध्यान से आप इसमें, ठीक है, देखो ध्यान से। जैसे मैंने आपसे बोला सिंपली यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन करता हूँ। ऐसे मैंने आपसे बोला 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। आपसे बोला जा रहा है कि 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर मोलों की संख्या क्या होगी। आपके पास 49 ग्राम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें आपको मोलों की संख्या बतानी है। तो देखो बेटा मोलों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जब आपको किसी भी अणु या परमाणु का द्रव्यमान दिया जाए तो आपको क्या करना है, उस द्रव्यमान को ऊपर लिखना है, ठीक है, और उस अणु का जो टोटल मास होगा या द्रव्यमान होगा उसको क्या करना है, नीचे लिखना होता है। तो देखो इस H2SO4 का टोटल मास अगर हम निकालें तो बेटा इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के एक एटम का मास या द्रव्यमान, यह भार आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के एक एटम का द्रव्यमान होता है 1। सल्फर की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये कितना होता है 32,
ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है 16। अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2, एक का कितना 1 होता है तो 2 का कितना होगा 2। ये सब आप यहाँ पर पुट करोगे, रखोगे तो बेटा रखने के बाद इसका आपको जो टोटल मास आएगा वो आएगा 98। आप इसको आराम से निकाल के देख लो 98 कैसे आएगा बेटा। यहाँ पर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन की 2 एटम है तो एक एटम का 1 होता है, 2 का कितना 2 हो गया। सल्फर का 1 एटम है उसका कितना है 32, 32। इसके बाद ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है तो 4 का कितना हो जाएगा 64। आप इसको ऐड करो बेटा, ये कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहां से 4 2 6 मतलब 96 हो रहा है। 32 और 64 को जोड़ोगे 96 और 2 कितना होगा 98, तो कितना आएगा 98। तो बेटा अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास 1/2। 1/2 बोलता है 0.5 मोल। मतलब अगर आपके पास 49 ग्राम क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उसमें मोलों की संख्या कितनी आएगी 1/2। 1/2 मोल है बेटा। यहां पर आप पीछे क्या लिखोगे 1/2 मोल, ये मोलों की संख्या आ रही है, ठीक है ना। मोल का मतलब वह Na, इसको हम Na से गुणा करेंगे, ठीक है ना, तब आपको क्या मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड के मोल मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है बेटा हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। इस पे हम और भी आगे क्वेश्चन करेंगे, बट अभी आप सिंपली सरल भाषा में ये ध्यान रखना, कभी भी आपको मोल निकालना और किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान आपको दिया जाए, तो द्रव्यमान दिया जाए तो आप क्या करोगे उसको यहाँ पर ऊपर लिखना है और उस द्रव्यमान को उस अणु या परमाणु के द्रव्यमान से आपको क्या करना है भाग देना है। भाग कर देने के बाद जो भी मिलेगा वो आपको मिलेगा मोल, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखो बेटा इसके बाद सेकंड देखते हैं हम। सेकंड फॉर्मूला क्या आपके पास, केस सेकंड बोल दिया तुम उसको, जब कणों की संख्या दी जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, जब कणों की संख्या दी गई हो, जब आपको क्वेश्चन में कणों की संख्या दी जाए तो अब हम मोल कैसे निकालेंगे, तो वही n का मतलब मोल है और दी गई कणों की संख्या, जो भी आपको कणों की संख्या है बेटा इसको ध्यान से लिख लेना आप, संख्या, ठीक है। कणों की संख्या जो भी आपको दी जा रही है उस संख्या को आप क्या करोगे अवोगाद्रो नंबर या अवोगाद्रो संख्या से हम भाग लगाएंगे। जैसे देखो इस पर भी क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पर 6 × 10⁻20, ठीक है, 6 × 10⁻20 आपके पास क्या है ग्लूकोज के कणों की संख्या, ग्लूकोज के अणुओं की संख्या, ये ग्लूकोज अणु है ना तो यहाँ अणु लिखता हूं मैं, अणुओं की संख्या। तो इस संख्या के अंदर आपको क्या करना है, तो मोल कितने हुए हैं, तो मोल बताओ, आपसे बोला जा रहा है मोल बताओ कितने मोल है, इसका मतलब मोल ज्ञात करो, मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो बेटा ध्यान से यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही हमारा फॉर्मूला क्या था, n = दी गई संख्या कितनी 6 × 10⁻20। इस संख्या को आपको क्या करना है, 1 मोल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना 1 मोल का मतलब ये नंबर है, तो 1 मोल के नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो उसको बताया था आपको 6 गुना, मतलब वो 6.023 जो हमने लिखा था उसको लगभग हम कितना लिख सकते हैं 6। आप जब ऑप्शन देखोगे तो बेटा ऑप्शन में डेटा दूर दूर तक, मतलब ऑप्शन में जो वैल्यू आएगी दूर दूर होगी, ज़्यादा पास नहीं आएगी, तो आप आराम से बता सकते हो। इससे क्या कैलकुलेशन आसान हो जाता है, 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ पर बेटा आपके पास क्या बचेगा 10⁻3, ऊपर जाएगा तो 10⁻−3, इसको हम क्या बोल सकते हैं 0.001। तो ये मैंने क्या निकाला बेटा, मोल निकाले मैंने, यहाँ पर पीछे लिखेंगे मोल, ये क्या है मोल, किसके मोल है बेटा, ये ग्लूकोज के अणुओं के मोल। समझ पा रहे हो आप, यहाँ पर कितना आंसर आ गया आपके पास 0.001 मोल। तो ये था हमारा सेकंड फॉर्मूला। जब आपको द्रव्यमान दिया जाए तो हम क्या करेंगे, उस एक अणु या परमाणु के द्रव्यमान से भाग लगाएंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या है, जब आपको कणों की संख्या दी जाए तब हम क्या करेंगे अवोगाद्रो संख्या से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं केस थर्ड, और कैसे कैसे हम मोलों की गणना कर सकते हैं। तो केस थर्ड में हम क्या कर रहे हैं 8 STP। STP क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, चलो साथ के साथ लिखते हैं। STP को हिंदी में क्या बोलते हैं, मानक, स्टैंडर्ड को मानक बोलते हैं, मानक
ताप तथा दाब। आपको क्वेश्चन में मानक ताप तथा दाब पर किसी पदार्थ का आयतन दिया जाए, किसी पदार्थ का आयतन दिया हो या दिया जाए, तब मोल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर n इक्वल टू दिया गया आयतन, दिया गया आयतन, इसमें आयतन को आपको लीटर में लेना होता है और बेटा साथ में एसटीपी होना जरूरी है क्वेश्चन के अंदर। एसटीपी का मतलब अभी बता देंगे एक बार फिर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, और इसे हमें क्या करना है 22.4 लीटर से भाग देना होता है। अब ऐसा क्यों किया बेटा, इसको समझते हैं। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये होता है मानक ताप। मानक ताप आपको कितना लेना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या हो जाएगा 2 केल्विन, 273 केल्विन। मतलब आप जिस पदार्थ का आयतन ज्ञात करने वाले हो तो बेटा वहां पर तापमान ये होना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ हम बात करते हैं अपन मानक दाब। मानक दाब कितना होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए 1 atm, ठीक है। 1 atm को बेटा हम और क्या क्या बोल सकते हैं दूसरी अदर इकाई के अंदर। 1 atm होता है बेटा आपके पास 760 mm ऑफ Hg, मतलब क्वेश्चन में कभी भी अगर 760 mm ऑफ Hg लिखा हुआ है इसका मतलब वो मानक दाब है, ठीक है। या फिर इसको हम इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी आप बोल सकते हो, या इसे हम 760 टोर, क्वेश्चन में आपको ये क्या मिल सकता है 760 टोर भी आपको दिया हुआ मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, इसको 1.01 बार भी लिखा हुआ मिल सकता है, अगर ये भी दिया हुआ है इसका मतलब मानक दाब है। या फिर आपको 1.01 10⁵ पास्कल, ये बेटा ये सभी जो मैंने लिखा है ये प्रेशर की या दाब की अलग अलग इकाई है, ठीक है। एटीएम, Hg, mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, टोर, बार, पास्कल, ये सभी यूनिट है। तो आपको इनमें से कुछ भी कोई भी वैल्यू मिले इसका मतलब वो क्या है मानक दाब। तो अब मानक ताप और दाब पर क्या होता है, तो हम यहां पे लिखते हैं किसी, यहां पे आप लिख सकते हो किसी पदार्थ के, वैसे बेटा यहां पर पदार्थ की जगह अगर मैं गैस लिखूं तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम आयतन की बात किसके लिए करते हैं बेटा, ये आपको पता हो गैस के लिए करते हैं। तो हम लिखते हैं यहां लिखते हैं, नोट करके आप लिख लो, मानक ताप तथा दाब पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन, ठीक है। मानक ताप तथा दाब पर किसी भी गैस के, यहाँ किसी, ठीक है ना, अच्छे से लिख लो आप इसको, मानक ताप तथा दाब पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, ठीक है। ये बेटा आपको ध्यान देना है। फिर मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ बेटा इस बात को, आपको एसटीपी देखना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। एसटीपी अगर आपको दिया जाए तो फिर आपको एसटीपी का मतलब क्या है बेटा, देखो ये एसटीपी लिखा होना चाहिए वहां पर, मतलब तापमान 273 होना चाहिए और दाब कितना होना चाहिए, या तो 1 atm हो या फिर जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन है दाब की तो उसको बोलेंगे मानक दाब। उस कंडीशन में बेटा किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4। तो अब जब भी आपको आयतन दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस आयतन को 1 मोल के आयतन से भाग लगाएंगे, तो हमें मोलों की संख्या मिलेगी नहीं मिलेगी बेटा, यहाँ पर मिलेगी ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा तीसरा केस, ये था आपका केस नंबर 3, ठीक है। जब आपको आयतन दिया जाए तब हम क्या करेंगे, मोल ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हमें आयतन दिया जाए और आयतन के साथ ये तापमान और दाब नहीं दिया जाए, मतलब नॉन एसटीपी कंडीशन, डिफरेंट कोई और तापमान या दाब दिया जाए, तो हम किस तरीके से मोल ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा वो देखते हैं हम नेक्स्ट, अगला केस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट केस हम देखते हैं,
जब आपको मानक ताप और दाब नहीं दिया जाए तो हम क्या करेंगे बेटा, तो देखो ध्यान से, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन एसटीपी, उसको सिंपली हम क्या बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, नॉन एसटीपी। मतलब जो अभी हमने तापमान और दाब मैंने बोला ना आपसे कि ये लिखा होना चाहिए, अगर वो नहीं दिया जाए, उनके अलावा कोई दूसरा दिया जाए, तो उस कंडीशन में मोल कैसे निकालते हैं। तो बेटा उस कंडीशन में हमारे पास एक आदर्श गैस समीकरण होती है, पीवी इक्वल टू NRT, इसका नाम लिख लो आप। ये हम आगे इसको केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं, आप फिजिक्स में भी इसको पढ़ने वाले हो। आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू NRT। तो बेटा यहाँ पर जो N होता है ये मोल ही होता है, तो मोल हम कैसे निकालेंगे, पीवी अपॉन RT करके। अभी मैंने बोला आपसे कि प्रेशर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, प्रेशर क्या 1 atm नहीं होना चाहिए, अगर 1 atm रहेगा तो अभी तो हमें पता ही रहेगा, 1 atm 273 तो हमें पता है, मोल कितना होगा 22.4, एक मोल का मतलब। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाए बेटा आपको, ये वाली कंडीशन अगर क्वेश्चन में आपके पास नहीं है, तब आप क्या करोगे बेटा, तब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रेशर दिया क्वेश्चन में, प्रेशर आपको दे दे यहाँ पर 750 mm ऑफ Hg। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण के लिए आप ध्यान से देखो, नॉन एसटीपी का मतलब। अब आपको मैंने बताया था बेटा 1 atm का मतलब कितना होता है, 760 होता है, लेकिन ये कितना है 750 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नॉन एसटीपी। इसी तरीके से अगर आपको तापमान दिया उसने 300 केल्विन, ठीक है, दोनों तापमान क्या होना चाहिए 273 होना चाहिए, 273, लेकिन यहाँ तो 300 केल्विन आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, नॉन एसटीपी हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि मोलों की गणना करो, मोल बताओ, आयतन बताओ। आपको क्या बोल रहा है, एक मोल का आयतन आपको क्या करना है, तब यहां लिखता हूं मैं, तब एक मोल गैस का आयतन क्या होगा, एक मोल, तब आपके पास आपसे बोला जा रहा है एक मोल गैस का आयतन बताओ। तो आप समझ पा रहे हो बेटा, एक मोल का मतलब n की वैल्यू आपको कितना रखना है, 1 रखना है। आप यहां पर एक मोल की बात करो, n कितना रखना है, 1 रखना है, तब आपको आयतन बताना। तो बेटा मुझे बताओ, या फिर आप यहां से देख सकते हो, V इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, RT अपॉन P, ऐसा बन जाएगा, क्योंकि n तो हमने कितना 1 ले लेना, यहाँ पर एक मोल की बात कर रहे हो। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो बेटा, टेम्परेचर तापमान कितना आपके पास 300 केल्विन है, दाब कितना दिया है बेटा आपको 750। अब देखो इस 750 को आप क्या करोगे बेटा, किस में कन्वर्ट कर लोगे आप यहाँ पर एटीएम के अंदर, तो इसको हम क्या करेंगे 760 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 760 का मतलब 1 एटीएम होता है ना, डिवाइड करेंगे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया अपना प्रेशर। अब बात आती है बेटा आर की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो ये मैं आपको चलो यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, आर की वैल्यू क्या क्या होती है, ये आर कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, आर क्या होता है, नियतांक, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या क्या होती है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आर की वैल्यू जनरली हम जो काम पे लेंगे 0.0821, ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ बेटा ये एटीएम के अंदर है, ठीक है ना। जब भी देखो पूरा अगर कंप्लीट में लिखना चाहूँ तो इसका यूनिट बनेगा एटीएम लीटर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, आर का कंप्लीट यूनिट आप लिखना चाहो। वैसे अगर आर आपको मतलब आपको जब दाब किसमें बार में दिया जाए तो आप यहाँ पे लिखोगे 0.083, ये कब लेना जब आपको दाब बार में दिया हो, लीटर, बाकी पीछे वही सिमिलर केल्विन इनवर्स, ठीक है। वैसे अगर हम जब फिजिक्स में पढ़ेंगे या फिर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर डिस्कस करेंगे, या जहाँ पर हम ऊर्जा की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, तो जनरली हम कौन सी वैल्यू लेते हैं 8.314, ये वैल्यू कब काम आती है, जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। वैसे हमारे पास एक और वैल्यू थी 2 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। तो बेटा ये आर की वैल्यू होती है, ये जो आप धीरे धीरे हम आगे भी डिस्कस करेंगे आपको याद भी जाएगी। ये अभी देखो फिलहाल हम कौन सी वैल्यू काम में लेने वाले हैं, यहाँ पर जो हम प्रेशर रख रहे हैं बेटा वो एमएम में नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर किस में ले रहा हूँ मैं, एटीएम में, क्योंकि मैंने 760 डिवाइड किया ना। तो जब एटीएम में आप प्रेशर लेके चलोगे तो बेटा एटीएम वाली वैल्यू कौन सी, आर की ये वाली, तो आप यहाँ पर आर कितना लोगे 0.0821। तो इस तरीके से बेटा आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। कितने मोल का मिलेगा, 1 मोल का, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला ना 1 मोल गैस का आयतन बताना है। तो बेटा जब भी आपको नॉन एसटीपी कंडीशन दी जाए तो हम आइडियल गैस समीकरण की मदद से क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला हम देखते हैं, ये तो गैस के लिए बात होगी। अगर किसी सॉलिड
पदार्थ की बात की जाए, जैसे अभी तक हमने कितने 4 केस देख ले बेटा, एक 5th केस और मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, जब आपको किसी भी पदार्थ का जैसे आपको दिया जाए घनत्व दिया जाए, आपको क्या दिया जाए, घनत्व। ठीक है, ऐसे घनत्व आपको दिया है 10.8 ग्राम पर ml। आप बोलो किसका दिया हुआ है, मैं लिखता हूँ भाई ये दिया है आपको सिल्वर का। सिल्वर धातु जो होती है ना, चांदी, उसका आपको घनत्व दिया हुआ है और आपसे बोला है कि ये कितना, इसका आयतन कितना, ये भी आपको दे दे क्वेश्चन के अंदर, आयतन दे दे आपको इसका 10 ml। मतलब आपको किसी भी ठोस पदार्थ का जब घनत्व दिया जाए, नंबर 1 घनत्व, और क्या दिया जाए, आयतन दिया जाए, तो बेटा आपको पता है घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन, मतलब द्रव्यमान अपॉन आयतन, घनत्व ये होता है। तो बेटा यहां से हम मास निकाल सकते नहीं निकाल सकते, डेंसिटी मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप, वॉल्यूम कर दोगे। तो यहाँ पर डेंसिटी मतलब घनत्व कितना आपके पास 10.8 और वॉल्यूम कितना है 10, ये कितना मिल जाएगा आपको 108 किस में आ जाएगा, ग्राम में। तो बेटा हमने क्या किया, इस फॉर्मूले की मदद से, जो आपको बहुत आराम से पता होगा, ये वाला फॉर्मूला जनरली हम बहुत सी बार डिस्कस करते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से बेटा हम क्या कर सकते हैं, उस पदार्थ का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और जब द्रव्यमान आपको पता चल जाएगा, तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला बेटा यही तो पढ़ा था, दिया गया द्रव्यमान, गिवन मास का मतलब दिया गया द्रव्यमान, उसको क्या करेंगे, उस अणु के या परमाणु के मोलर मास से भाग लगाएंगे। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा फिर। तो जब भी आपको किसी भी ठोस पदार्थ का घनत्व दिया जाए, आयतन दिया जाए, तो आपको क्या करना है बेटा, ये वाला फॉर्मूला काम में लेके पहले उसका भार निकालना है, उसका द्रव्यमान निकालना है। उस द्रव्यमान को आप क्या करोगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, अगर मुझे यहाँ मोल निकालना है तो बेटा द्रव्यमान कितना आया इसका 108। कैसे निकाला मैंने, क्या किया, डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, द्रव्यमान और घनत्व को। इसको अब मैं क्या करूंगा बेटा, किसका दिया हुआ है आपको, ये द्रव्यमान घनत्व किसका दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया है सिल्वर का। तो सिल्वर के एक अणु का मास होता है 108, ये आपको क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, सिल्वर के एक अणु का मास कितना बेटा 108। तो बेटा यहां से आपका आंसर कितना आएगा 1 मोल। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आप यहां से क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। तो बेटा ये हमने मोल के एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, लास्ट 6 नंबर का फॉर्मूला अगर हम डिस्कस करना चाहें, एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, एक फॉर्मूला है हमारे पास मोलरिटी और वॉल्यूम। अब देखो बेटा ये मोलरिटी आपको बिल्कुल नई टर्म सुनाई दे रही होगी, यहाँ पर पहली बार सुना होगा आपने, मोलरता। ये मोलरता हम पढ़ेंगे सांद्रता जब हम डिफाइन करेंगे, तो ये होता है मोलरता। तो अब इससे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे अगर इसका मैं एक एग्जांपल ये आपको बताना चाहूँ बेटा, जैसे आपको बोला है 0.1 मोलर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपके पास 0.1 सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब उसका मोलरता आपको दे रखी है यहाँ पर, ये मोलरता है, और उसका आयतन आपको दे दिया 100 ml, आयतन आपको दे दिया, उसका आयतन कितना 100 ml। तो बताओ मोल निकाल सकते नहीं निकाल सकते बेटा, मोल कैसे निकालेंगे, N इक्वल टू, बताओ मोलरता कितनी इसकी 0.1, आयतन बेटा मैंने देखो यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा, किस में लेना आपको, लीटर के अंदर, ये किस में दिया हुआ है ml में। तो आप इसको क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, 0.1 बन जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा 0.01। ये बेटा क्या आएगा, ये आपके मोल आएंगे किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, मोल ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको मोल ज्ञात करने के कुछ फॉर्मूले बताए। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं बेटा, क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा एक बार ध्यान से देखो, आप प्रैक्टिस के लिए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपके पास है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी लिखा हुआ है, आप तो क्वेश्चन देखो, आपके पास तापमान कितना है बेटा, यहाँ पर 273 केल्विन, तापमान कितना दिया है 273, प्रेशर कितना दिया हुआ है 760। बेटा मैंने आपको बताया 760 का मतलब क्या होता है 1 atm बोला था, मतलब मानक दाब और मानक तापमान दिया हुआ है। और आपको क्या किया गैस का, बेटा ये जी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, 112 ml क्या दिया आयतन। तो मोल कैसे निकालेंगे हम, सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, जब भी आपको आयतन दिया जाए तो दिया गया आयतन, उसको एक तो बेटा आपको चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको ml में लिखना चाहो ना बेटा, तो फिर आप एक काम करना, जो हमने वॉल्यूम कितना लिया था 22.4 लीटर लिया था, इसको ml में कितना हो जाएगा बताओ, ये 1000 से आप गुणा करोगे तो बेटा ये कितना आएगा 22,400। तो आप क्या करोगे बेटा, इससे भाग लगा देना 22,400 से, ये हो गया आपका ml, ये भी ml। तो आपको बताओ यहाँ मोल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, निकाल सकते हो आप। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, बट एक बात का फिर ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन के अंदर तापमान यही होना चाहिए और दाब क्या होना चाहिए, ये वाला।
तभी आपको 22.4 या ml में अगर दिया है तो 22,400 से भाग देना है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी दे दो बेटा। अगर इनके अलावा कोई और ताप और दाब दिया जाए तब हम कैसे ज्ञात करेंगे मोल? आदर्श गैस समीकरण से, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, देखो इसमें आपको 10 ml आयतन दिया है सिल्वर का। ये बेटा अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको उदाहरण के लिए समझाया था ना क्वेश्चन। इसमें आप क्या करोगे, 10 ml आयतन है, आयतन को आप घनत्व से क्या करोगे, गुणा करोगे तो आपको द्रव्यमान मिलेगा नहीं मिलेगा? और कितना आएगा आप देख सकते हो, यहां से बताओ 108 आएगा ना। उसको आपको जिसके मोल निकालने, मोल किसके निकालने? सिल्वर के। सिल्वर के एक परमाणु का भार कितना होता है? 108 होता है। तो जैसे आप 108 से भाग लगाओगे बेटा आपका आंसर कितना? 1 आ जाएगा। सिंपल है। अभी लास्ट केस में आपको बताया था ना कि जब भी आपको द्रव्यमान और आयतन दिया जाए दोनों को गुणा करके, सॉरी जब भी आपको आयतन और घनत्व दिया जाए, ये घनत्व लिखाओ बेटा, दोनों को गुणा करके हम क्या निकालेंगे? द्रव्यमान। ठीक है, उस द्रव्यमान को जिसके लिए मोल निकालना उसके द्रव्यमान से भाग देना होता है। ठीक है, अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया। ये बेटा कैपिटल एम का मतलब मोलरिटी होती है, मोलरता, हिंदी में क्या बोलते हैं? मोलरता। और ये है आपके पास आयतन, ये आप तो पहचान पा रहे होंगे, इसे तो ml लिखा हुआ है ना। तो बेटा यहाँ पर मोल निकालने के लिए सिंपल हमें कुछ नहीं करना, मोलरिटी मल्टीप्लाई क्या लिखना है? वॉल्यूम, लीटर में लेना होता है। मोलरिटी कितनी आपके पास? 0.1 दिया हुआ है और आयतन कितना है? 100। बेटा इसको फिर आप क्या करोगे? लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा? ये क्या आ गया बेटा? ये मोल आ गया। आप बोलो किसके मोल है? एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसके आपको वैल्यू दी हुई बेटा उसी के मोल है, मतलब ये अणु के मोल है। ये जो आपका अणु दे रखा है ना, अणु परमाणु, आप समझ रहे हो ना बेटा। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे ये परमाणु की संख्या पूछना चाहे बेटा, ध्यान से देखना, ये अणु है, परमाणु की संख्या अगर आप निकालना चाहो तो क्या आंसर होगा? 0.01 मोल के मतलब यहाँ पर, चलो मोल को मैं Na लिख रहा हूँ, पूरा वैल्यू आपको लिखने की जरूरत नहीं, मोल का मतलब Na, ठीक है। और आपको परमाणु की संख्या बतानी बेटा, अणुओं की संख्या नहीं बतानी, आपको परमाणु की संख्या। ये बेटा अभी मैंने अणुओं की संख्या निकाली, जो हमारा आंसर आ रहा था ये अणुओं की संख्या है। अगर हमें परमाणु की संख्या निकालनी हो, किसकी? परमाणुओं की संख्या। तो बेटा मुझे ये बताओ इस एक अणु में कितने परमाणु है? 2 तो एल्यूमिनियम के परमाणु है, और सल्फर के कितने? 2। ऑक्सीजन के कितने? 4 दूनी 8। कितने हो गया देख पा रहे हो ना आप यहाँ पर? ऐसा तो 4 8 तो ये हो गया, 8 और 2 10, 10 और 2 कितना हो गया? 12। तो आप इसको क्या करोगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब आप यहाँ पीछे क्या बोलोगे? परमाणु की संख्या। पहले जो आंसर हमने निकाला था अणुओं की संख्या। तो अगर क्वेश्चन में आपसे परमाणु की संख्या भी पूछता है तो आपको क्या करना है बेटा? उस एक अणु में परमाणु की संख्या देखनी, जितने भी परमाणु सबको आप काउंट कर लो, सबको आप ऐड कर लो, ठीक है। तो अब बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, देखो बेटा एक तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना, ये निम्न का भार बताना है। तो भार तो हम देखो, भार निकालना तो बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ ही लिया, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में एक्चुअल में भार नहीं निकालना था, आपको मोल ज्ञात करना है, क्योंकि भार तो बेटा बहुत आसान होगा, आपको इस क्वेश्चन में मोल ज्ञात करना है, ठीक है। पहले भार निकाल देते, अगर भार पूछना चाहे तो बेटा ध्यान से देखो, आप डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान आप कैसे निकालोगे? डेंसिटी गुणा आयतन। तो आपके पास डेंसिटी बेटा दी हुई है ना 0.8 दी हुई है, और आयतन कितना है इसका? 10। बताओ कितना आएगा? 8 ग्राम। तो अगर आपसे द्रव्यमान ही पूछा है बेटा तो फिर आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 8 ग्राम। लेकिन बेटा मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मोल ज्ञात करो इसमें, तो मोल ज्ञात करना भी बहुत आसान है। क्या करना है? हमने सबसे पहला फॉर्मूला बेटा ये तो देखा था, GM गिवन मास अपॉन MM मोलर मास, ठीक है। GM कितना आपके पास बताओ? 8 ग्राम। मोलर मास, जिसके मोल निकाले उसका मोलर मास, बेटा मोलर मास किसका आएगा? आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन क्या होता है? C8H18। अब आपको क्या करना है बेटा? इस अणु का मास निकालना है। तो देखो फिर एक बात आपको ध्यान रखना है, कार्बन के एक परमाणु का भार होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 18। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु बेटा इसमें? सॉरी एक एटम का बेटा 1 होता है ना, मैंने 18 देखो एक, ठीक है। एक एटम का कितना होता है? 1। कितने एटम है इसमें? 18। तो आप क्या करो बेटा? इसको 18 से मल्टीप्लाई करो, तो 18 ग्राम। तो इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन। इसके बाद बेटा कार्बन कितना आपके पास? कार्बन के कितने परमाणु? 8। एक परमाणु का भार कितना है? 12। तो ये कितना आएगा आपके पास? 96 आ जाएगा। देखो आप यहां से, ठीक है। अब दोनों का आप क्या करो? दोनों का सम कर दो आप, कितना आएगा यहाँ पर? 8 6 14, और ये कितना होगा? 100, ठीक है। इसको आप ध्यान से सम कर लेना एक बार। तो बेटा ये क्या करोगे आप? इसको 114 से भाग लगाओगे, मतलब आपको जिस अणु या परमाणु के मोल निकालना है
उसी परमाणु या अणु के द्रव्यमान से आपको भाग लगाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एक और देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपसे। हाँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखना बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि जो मोल की हम बात कर रहे हैं ये हम डेली लाइफ में बात नहीं करेंगे। डेली लाइफ में अगर आप किसी से जाके बोलोगे, जैसे आप स्टेशनरी पे जाके बोलते हो कि हमें 1 मोल पेन चाहिए, तो बेटा 1 मोल पेन का मतलब याद है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपने कहीं दुकान पे जाके बोला कि हमें 1 मोल पेन चाहिए, तो बेटा बताओ कितने पेन देगा आपको, 6.023 और 10 की घात 23 पेन। समझ पा रहे हो बेटा आप? अगर आपने 1 मोल पेन की बात की तो बेटा वो आपको इतने सारे पेन देगा, इतने सारे, आप देख लो 10 की घात 23 आता है लास्ट में। 6 से तो आप मल्टीप्लाई करोगे सही, लेकिन लास्ट में 10 की घात 23 आ रहा है। तो अब आप, क्योंकि बेटा पेन बड़ा होता है, वो हमें दिखाई देता है, इतने बड़े पार्टिकल के लिए जो हमें दिखाई देगा उसके लिए हम मोल की बात नहीं करते। मोल की बात कहाँ पे करते हैं, सूक्ष्म कण के लिए, पार्टिकल के लिए जो हमें नॉर्मली आंखों से दिखाई नहीं देता, बहुत छोटे छोटे कणों के लिए, ठीक है, उन्हीं के लिए बेटा ये इतनी बड़ी यूनिट हमने डिफाइन की गई है, कर रखी है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर आप 1 सेकंड के अंदर 10 लाख रुपए खर्च करते हो, ठीक है, 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं बेटा। 10 लाख बोलने में बेटा आप समझ पा रहे हो मुझे 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो खर्च करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब आप देखो 10 लाख रुपए आपको 1 सेकंड में खर्च करने की बात कर रहा है, और आपके पास टोटल कितने रुपए, आवोगाद्रो संख्या के बराबर, मतलब आपके पास टोटल रुपए को बेटा मैं RS से लिखता हूं, आपके पास टोटल रुपए, इसको भी चलो हम 6 ही ले लेते हैं, ठीक है ना, 6.02 नहीं, अब तो अप्रोक्सीमेट लेते हैं 6 और 10 की घात 23। ये आपके पास बेटा टोटल इतने रुपए हैं। इतने रुपए को आपको कैसे खर्च करना है, आपसे बोला जा रहा है कि आप 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करो, तो बताओ इनको खर्च करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, टोटल रुपए को 1 साल में पूछा ना बेटा, 1 वर्ष में, तो पहले हम ये देखते हैं कि 1 वर्ष में हम कितने रुपए खर्च कर सकते हैं। पहले हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 1 वर्ष में खर्च किए गए रुपयों की संख्या, 1 वर्ष में, समझ पा रहे हो, अब 1 वर्ष में खर्च किए गए रुपये को बेटा मैं RS से लिख रहा हूं, रुपयों की संख्या, कितने रुपए आप 1 साल में खर्च करते हो। तो हम क्या करें बेटा, ध्यान से देखो, 1 सेकंड में कितने खर्च करने की बात कर रहे हैं, 10 लाख, 10 लाख मतलब 10 की घात 6 हो गया, ठीक है। अब 1 साल में निकालना है, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365, और एक दिन में 365 दिन है बेटा, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट, और 1 सेकंड में कितना होगा, सॉरी 1 मिनट में कितना, 60 सेकंड। एक बार फिर देख लो आपस में, ये तो बेटा 1 सेकंड की बात कर रहा है ना, तो हमें 1 साल में देखना सारे कितने सेकंड होते हैं, 1 साल के अंदर टोटल सेकंड कितने होंगे बेटा, हमें ये देखना है। तो देखो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365, 365 में एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, 24, और 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60। तो बेटा ये सारी चीज मैंने लिख दी। अब आप बेटा ये जो आ रहे हैं ना वैल्यू, बेटा ये आ रही है आपके पास 1 साल में खर्च किए गए रुपयों की संख्या, 1 साल में आप इतने रुपए खर्च करोगे, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इन जो आवोगाद्रो संख्या के बराबर रुपए हैं, इनको खर्च करने में कितने साल लगेंगे। तो बेटा आप क्या करोगे, जो टोटल रुपए आपके पास है 6 गुणा 10 की घात 23, उसको आप इस संख्या से क्या करोगे, भाग लगाओगे आप। 1 साल में हमने इतने रुपए खर्च किए पर सेकंड में, बेटा हर सेकंड हम 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, आप ध्यान रखना बेटा, 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करने की बात चल रही है। 10 लाख को बोलने में बेटा 1 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग रहा है, तो खर्च करने में क्या होगा। तो अब देखो बेटा इसको जब हम सोल्व करेंगे, तो बेटा ये आप सोल्व करके देख लेना एक बार, ये आपको मिलेगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगी, आप आराम से इसको देख सकते हो, 1.9 10 की घात 10। चलो 1.9 को भी छोड़ो बेटा आप, लेकिन बेटा अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो 10 की घात 10 मतलब इतने सारे साल लग रहे हैं। आप मुझे बताओ बेटा 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100 साल होता है ना। यहाँ तो बेटा 10 की घात 10 आ रहा है, मतलब कितना टाइम लग जाएगा। तो बेटा ये इस तरह का जो नाम मोल हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, मोल को डेली लाइफ में हम बोल नहीं सकते। मोल को अगर आप डेली लाइफ में किसी से जाके बोलोगे हमें 1 मोल सब्जी चाहिए, या 1 मोल हमें कुछ भी पार्टिकल आपसे लेने के लिए बोला जाए, तो बेटा वो इतने सारे देगा, आप उसको रख ही नहीं पाओगे कहीं भी। मोल जो टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, ये किसके लिए करते हैं, जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देती, मतलब बहुत छोटे से छोटा कण होता है, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक।
एक होता है मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, लार्ज पार्टिकल, माइक्रो मतलब सूक्ष्म कण। तो बेटा मोल की बात हम वही करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कभी आपसे कोई बोला जाए कि कोई बोले कि आपके पास टोटल कितने रुपए हैं अवोगाद्रो संख्या के बराबर, आपके पास टोटल टोटल रुपए इतने सारे रुपए बेटा आपके पास, और आपको 1 सेकंड के अंदर 10 लाख रुपए खर्च करने, तो बताओ कितने साल लगेंगे इनको खर्च करने में? तो आप बताओगे 10 की घात 10 साल, इतना सारा टाइम लग जाएगा बेटा आपको खर्च करने में। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि वायु में उपस्थित, समझ रहे हो आप, जो नॉर्मली एयर होती है बेटा, इस एयर के अंदर, एयर में बेटा नॉर्मली कार्बन नाइट्रोजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब बहुत सारी अलग अलग गैसेस होती है। अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि उस एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है। मतलब अगर आपके पास टोटल 100 ml, अगर आपके पास 100 ml एयर है, आपके पास टोटल 100 ml एयर है, उस एयर के अंदर 21 ml क्या है? ऑक्सीजन, बाकी क्या है? अदर गैसेस है। तो अब आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 21% ऑक्सीजन है, जो नॉर्मल हवा है, वायु है, उसके अंदर 21% ऑक्सीजन की मात्रा है। तब आपको क्या करना है? 300 केल्विन और 1 एटीएम दाब। बेटा ये दाब है यहाँ पर, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? दाब। 300 केल्विन और 1 एटीएम क्या है? दाब है, ठीक है। 1 लीटर वायु टोटल, आप ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर, आपके पास टोटल वायु कितनी? 1 लीटर। अभी देखो मैंने अभी आपसे क्या बोला, नॉर्मली अगर इसको सिंपल हम समझना चाहें, ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा। देखो 21% का मतलब क्या हुआ? अगर टोटल आपके पास 100 ml क्या है? एयर है, तो इसका मतलब उसमें 21 ml क्या होगी बताओ? 21 ml ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस का मतलब O2 लिखना है आपको, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। जब भी आपसे ऑक्सीजन बोला जाए तो ऑक्सीजन का मतलब O नहीं O2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में ही मिलती है। तो अब 100 ml के अंदर बेटा कितना? 21 ml है। आपके पास टोटल वायु कितनी है? 1 लीटर का मतलब कितना हो गया? 1000 ml। तो 1000 ml वायु के अंदर बताओ ये ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 210 ml हो जाएगी। बताओ कोई डाउट है आपको? अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी वायु के अंदर? 1 लीटर के अंदर, मतलब 1000 ml वायु के अंदर आपको ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या बतानी है। तो बेटा अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करें? मोल निकालेंगे। ऑक्सीजन क्या है बेटा? एक अणु है ना। अगर हमें ऑक्सीजन की मोल पता चल जाए तो हम अणुओं की संख्या बता देंगे। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से क्या करें, अगर बेटा हमें एसटीपी मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, एसटीपी का मतलब 273 केल्विन, देखते देखे बेटा एसटीपी नहीं है यहाँ पर, 300 केल्विन आ गया ना। देखो प्रेशर दाब में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब वो उसको फॉलो नहीं कर रही, तो हम 22.4 काम में नहीं लेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्रेशर तो बिल्कुल मानक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रेशर दिया हुआ ना 1 एटीएम, लेकिन बेटा तापमान स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर 22.4 या 22,400 ml से भाग लगा के आंसर नहीं निकालेंगे। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा? पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। हम यहीं से मोलों की संख्या निकालेंगे, तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा? पीवी अपॉन आरटी। बताओ प्रेशर कितना आपके पास? 1 एटीएम दिया हुआ है। वॉल्यूम, अब देखो किसके अणु निकालने आपको बताओ? ऑक्सीजन के निकालने, तो ऑक्सीजन का आयतन कितना है? 200 ml। बेटा आपको ये किस में? लीटर में लेना है, तो हम इसको क्या करेंगे? 1000 से भाग लगाएंगे, ठीक है। मैंने 1000 नीचे लिख दिया, तो ये आपको लीटर में मिल जाएगा। अब इसके बाद बेटा ये हमने ऑक्सीजन का आयतन लिख दिया। अब बात करते हैं आर। मैंने आपको बताया था आर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रेशर आप किस में लेके चल रहे हो। प्रेशर आपने एटीएम में लिया ना, तो बेटा आर की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 0.0821, ठीक है। पूरा कंप्लीट वैल्यू अगर आप लिखना चाहो। आर के बाद बेटा तापमान कितना आपके पास? 300 केल्विन दिया हुआ है, 300 केल्विन। तो बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद n मिलेगा, किसका? O2 का। मतलब जो आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है यहाँ पर, और उसके पीछे Na लिख देना, क्योंकि मोल आएंगे, वो आपको मोलों की संख्या बतानी। यहाँ तो बेटा इसको सोल्व करोगे आप तो वैल्यू आ जाएगी, और ये Na और पीछे क्या आएंगे? O2 अणुओं की संख्या, ये ध्यान देना आप। अगर परमाणु की संख्या पूछे बेटा, तो फिर आपको देखो ध्यान से, एक अणु के अंदर कितने परमाणु? 2। तो ये जो आंसर आ रहा है इसको 2 से गुणा करेंगे, तब हमें परमाणु की संख्या मिल जाएगी। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार ध्यान से देख लो। अगर कोई डाउट हो आपके दिमाग में रहो, सर आपने ये फॉर्मूला क्यों काम में लिया, या आदर्श गैस समीकरण, क्योंकि यहाँ पर बेटा जो तापमान है वह स्टैंडर्ड नहीं है। तापमान 273 की जगह कितना आ रहा है? 300। इसीलिए बेटा मुझे इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ रहा है, ठीक है।
मोल निकाल रहे हैं हम। इसके बाद बेटा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला है, एक दिए गए ताप, ठीक है ना, ताप पर, ताप तथा दाब, यहां तथा लिखा हो, ठीक है, इसको मैं सही करता हूं। एक दिए गए ताप तथा दाब पर हीलियम, हीलियम मतलब He, और क्या है ओजोन मतलब O3, और मीथेन का मतलब क्या होता है CH4 के आयतन का अनुपात, इनके आयतन का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1:2:3। आपको इन अणुओं के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, और आपसे बेटा क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपको इनके भार तथा परमाणु का अनुपात बताना है। आपको बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखो एक बार, सबसे पहले आपको आयतन का अनुपात दिया जा रहा है, उससे आपको क्या बताना है, भार तथा परमाणु का अनुपात। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर मोलों का अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, मोल। अगर हमें मोल पता लग जाए तो बेटा अभी हमने देखा परमाणु भी हम निकाल लेंगे, भार भी निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा एक कंडीशन, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी समान ताप तथा दाब, मतलब ये जो तीन अलग अलग गैसेस है आपके पास, अगर इन तीनों गैसेस को समान, मतलब जैसे एक ही रूम के अंदर सेम कंडीशन, मतलब समान ताप हो समान दाब हो इन सभी के ऊपर, तब इनका जो वॉल्यूम होता है वह समानुपाती होता है इनके मोल्स के। ये कौन बताएगा बेटा, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, आवोगाद्रो हाइपोथेसिस, मतलब आवोगाद्रो के अकॉर्डिंग, ये एक साइंटिस्ट है वो बताएगा आपको कि अगर हम अलग अलग गैसेस पर समान ताप और दाब रखें तो उनके एक मोल के अंदर या दो मोल के अंदर, मतलब समान मोल के अंदर जो परमाणु की संख्या होगी वो भी समान होती है। या ऐसा बोले, जैसे मैंने बोला बेटा यहाँ पर, या आयतन की बात करें, आपके पास 100 ml क्या है हीलियम, 100 ml ओजोन है, 100 ml क्या है आपके पास मीथेन, तो इन सभी के अंदर जो परमाणु की संख्या होगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। ये हमें कौन बताता बेटा, आवोगाद्रो। इसी के अकॉर्डिंग जो आयतन होता है वो वॉल्यूम के क्या, सॉरी मोल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो बेटा यहाँ पर जो हमने ये आपको आयतन का अनुपात दे रखा है, इसी को आप मोल का अनुपात भी बोल सकते हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मोल ऑफ He, मोल ऑफ O3 और मोल ऑफ CH4, ये कितना मिलेगा आपको, ये भी सेम आंसर आएगा आपका। समझ पा रहे हो आप, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब आप ध्यान से देखो बेटा, आपसे क्वेश्चन में मोल नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनके भार का अनुपात। तो आप मुझे बताओ बेटा यहाँ पर, अगर आपको पता है कि हीलियम कितना, एक मोल है, तो हीलियम के एक मोल में कितना भार होगा, जो हीलियम एक मोल है बेटा, एक मोल देखो अभी मैंने आपको बताया होगा बेटा, ये अभी मैं आपको फिर नोट करा दूंगा एक बार, हीलियम के एक परमाणु का भार 1 होता है, सॉरी हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन लिखा है मैंने, और हीलियम के एक परमाणु का भार कितना 4 होता है। अभी जो काम आ रहे बेटा वो लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना 16, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये हम बार बार डिस्कस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर आपके पास हीलियम कितना, एक परमाणु है, एक परमाणु का भार कितना है 4। तो अब यहाँ पर अगर हम भार की बात करें, भार को मैं क्या M लिख देता हूँ, ठीक है, MHE MO3 और M क्या लिख दो CH4। बताओ इसके कितने मोल है, एक मोल, एक मोल का भार कितना है 4, तो आप यहाँ कितना लिखोगे 4। इसके बाद क्या है आपके पास ओजोन, ओजोन के कितने मोल है बेटा 2 मोल। पहले ओजोन के एक मोल मतलब एक अणु का भार कितना होगा, ओजोन का मतलब बेटा O3 होता है, मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, और जबकि एक परमाणु का भार कितना है 16, तो 16 तिया 48, मतलब इसका जो एक मोल अणु होगा उसका भार कितना 48 होता है। आपके पास कितने मोल अणु बेटा यहाँ पर 2, तो 48 का डबल कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 96 हो जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद अब आपके पास बचा 3 मोल क्या है बेटा मीथेन, मीथेन के एक मोल का भार कितना होगा, एक कार्बन का परमाणु मतलब 12, कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है 12, हाइड्रोजन के कितने परमाणु 4, एक का कितना 1, तो 4 हो जाएगा, 4 का 12 4 कितना होगा 16, और कितने बेटा यहाँ पर 3, तो 16 तिया 48। इसको आप क्या करोगे, इसको बेटा सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 से डिवाइड करके, या अगर 4 से कट रहा हो बेटा तो उसको आप 4 से, मतलब इसको सिंपल नॉर्मली लिख लेना, आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये क्या आएगा बेटा आपका भार का अनुपात। अब अगला देखो बेटा, अब आपसे पूछा है, देखो फिर एक बार बेटा ध्यान से देख लो अगर आपको डाउट हो तो। मैंने क्या किया, भार का अनुपात निकालने के लिए पहले इनके मोल पता किए।
अगर हमें मोल पता लग गया तो बेटा बार बताना बहुत आसान है ना। अगर 1 मोल अणु है तो हमें पता है जैसे 1 मोल हीलियम है मेरे पास, तो उसका भार कितना होगा, 4 होगा। 1 मोल ओजोन है तो 1 मोल ओजोन का कितना, 48 ग्राम होता है। लेकिन बेटा यहाँ तो 2 मोल है ना, तो 48 को आप 2 से गुणा करोगे, तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, भार का अनुपात। अब बात आती परमाणुओं का अनुपात। देखो बेटा ध्यान से देखो, जो हीलियम है, हीलियम तो खुद परमाणु है क्योंकि एक ही परमाणु है ना यहाँ पर। और अणु का मतलब, और ये इधर अणु का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा परमाणु। जैसे ये O3 क्या है बेटा, ये अणु है, तो इस एक अणु के अंदर 3 परमाणु आ रहे हैं। आपसे परमाणु की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। तो अब जो हमने यहाँ पर 96 लिखा था उसको हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। मतलब मैं देखो यहाँ लिखता हूँ, परमाणु का अनुपात लिखना है आपको, तो हम यहाँ पर परमाणु ही लिख देते हैं, ठीक है, किसके, हीलियम के परमाणु। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, किसके परमाणु का अनुपात, ओजोन के परमाणु का अनुपात। और यहाँ पर किसके परमाणु का अनुपात निकालना है आपको, बताओ, CH4। तो देखो ये तो बेटा कितना आएगा, 4 ही आएगा क्योंकि वो तो परमाणु ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं ओजोन की, O3। बेटा ओजोन के एक अणु के अंदर 3 परमाणु आते हैं, कितने, 3 परमाणु। तो बेटा ये जो आपका बाहर आ रहा है इसको 3 से गुणा करोगे आप, 3 से गुणा करो कितना आएगा, 6 3 18 और 9 3 27 और कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार फिर। 48, देखो इसका मीथेन का कितना 48 आ रहा है, बताओ कितने परमाणु इसके अंदर, 4। तो इसको आप 4 से गुणा करो, 8 चौक 32, 4 ते 12 और कितना हो जाएगा, 2 14, ठीक है। तो बेटा ये आपको क्या मिल जाएगा, इनके परमाणु का अनुपात। देखो बेटा ये मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूँ बार बार, ठीक है ना।